अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू ए स्ट्रेटजी डिजाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ रूरल पीपल. According to NCERT, it focuses on improving productivity in rural areas, ensuring great socio-economic equity, enhancing basic amenities, increasing participation of rural community in development programs. ओके, नेक्स्ट की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं इसको, मतलब ये क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है उससे यहाँ पे लिया गया है चीज़ों को. तो यहाँ कहता है इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू इरिगेशन, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट इज स्पेशली नॉन फार्म जॉब्स, reduce poverty through targeted schemes, improve access to education, health, drinking water, sanitation, roads and connectivity, strengthen institutions like Panchayati Raj institution, cooperatives and self-help groups. नेक्स्ट की इंडिकेटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें आता है पॉवर्टी लेवल, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर. नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. प्री इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो 1903 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट आता है जो कि बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट यहीं से होता है. ठीक है, 1903 में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो कि इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आता है? 1903 में. ठीक है, और 1935 में आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेड टू सम लोकल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. 1935 में आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेड टू सम लोकल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट फेमाइन कमीशन रिपोर्ट 1880 में आता है हाईलाइटेड रूरल डिस्ट्रेस, जो कि ये फेमाइन कमीशन रिपोर्ट कब आता है? 1880 में. एक्चुअली हम प्री इंडिपेंडेंस ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि 1903 में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जहाँ से कोऑपरेटिव मूवमेंट का बिगिनिंग को दिखाया जाता है. 1935 में आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेड टू सम लोकल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, 1930 में. और फेमाइन कमीशन रिपोर्ट आता है 1880 में जो हाईलाइटेड करता है रूरल स्ट्रेस को. फेमाइन कमीशन रिपोर्ट 1880 ये हाईलाइट करता है रूरल डिस्ट्रेस को. ठीक है, फेमाइन कमीशन रिपोर्ट कब आता है? 1880 में. फेमाइन कमीशन रिपोर्ट 1880. ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके पढ़ेंगे चीज़ों को ताकि याद हो जाए. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करते हैं मेजर फेजेस अगर बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP आता है 1952 में. इसका लॉन्च डेट होता है 2 अक्टूबर 1952, मतलब 2 अक्टूबर 1952. ठीक है, एंड एम इसका होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन. ठीक है, कवर्ड 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स इनिशियली. 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स इनिशियली कवर करता था. इसके इश्यूज होते हैं, इसमें इश्यूज होते हैं लैक ऑफ पार्टिसिपेशन हुआ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज. ये इनके मेन इश्यूज रहे जिसमें कि शायद सक्सेस नहीं हुआ होगा ठीक ढंग से, तो इसलिए इसके इश्यूज में लिखा गया है कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज इसमें बहुत है. इसमें 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स इनिशियली इसमें के अंतर्गत कवर्ड किए गए थे. इसका एम क्या था? होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन. एंड लॉन्च होता है ये 2 अक्टूबर 1952 को. 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP वॉज लॉन्च्ड इन 1952. 2 अक्टूबर 1952 मतलब गांधी जी के बर्थडे के दिन, मतलब 2 अक्टूबर 1952 को हम क्या देखते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च होता है CDP. ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP वाज लॉन्च्ड इन 1952. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. 1953 में आता है. इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड ट्रेंड स्टाफ टू सपोर्ट CDP. ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं. 1953 में ये CDP को जो है ना मतलब स्टाफ देना था, ट्रेंड स्टाफ. ठीक है, टू सपोर्ट CDP. तो ये एक्चुअली CDP लॉन्च कब होता है? 2 अक्टूबर 1952 को. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया जो कि CDP से ही जुड़ा हुआ था. नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. 1960 में आता है. इसका फोकस होता है हाई यील्ड फार्मिंग इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960 में आता है. ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब आता है? 1960 में. और ये फोकस करता है हाई यील्ड फार्मिंग इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स.
ठीक है। हाई यील्ड फार्मिंग इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, 1960 में आया था ये। और उसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि मिड 1960s में ये आता है। ये इंट्रोड्यूस करता है हाई यील्ड वेराइटीज HYV सीड्स को, एंड इरिगेशन को, फर्टिलाइजर्स को, एंड मशीनाइजेशन को, ठीक है। हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बट रीजनल इम्बैलेंस इसमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन क्षेत्र में इन ज़्यादा ये किया गया इनिशियली। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि बट रीजनल इम्बैलेंस था इसमें, लेकिन हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन था इसमें, इसमें कैपेबिलिटीज़ थी, ठीक है। तो मिड 1960s में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। याद रखना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1960s में आता है। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन में हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, ये तो पता ही रहे सबको, बट याद रखिएगा इनिशियली ये रीजनल इम्बैलेंस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 में आता है, लॉन्च्ड नेशन वाइड। अगर बात करें पूरे देश में तो 1980 में ये लॉन्च हो जाता है। एम क्या होता है इसका, प्रोवाइड एसेट्स एंड क्रेडिट सपोर्ट्स टू रूरल पुअर, ठीक है। प्रोवाइड एसेट्स एंड क्रेडिट सपोर्ट्स टू रूरल पुअर, क्या था ये, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 में आता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आता है, IRDP 1978 में आता है। ये नेशनल वाइज लॉन्च होता है 1980 में। रिप्लेस्ड लेटर बाय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999 में आया था। SGSY का फुल फॉर्म क्या होता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये किसको रिप्लेस करता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP को, जो कि 1978 में आया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 में आता है, और ये नेशन वाइड लॉन्च होता है 1980 में। इसका एम होता है एसेट प्रोवाइड करना एंड क्रेडिट सपोर्ट देना टू रूरल पुअर्स, लेकिन ये रिप्लेस कर दिया जाता है बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा, जो कि 1999 में आता है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब आता है, 1999 में, ठीक है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसको रिप्लेस करता है, IRDP को। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में आया था, और नेशन वाइज लॉन्च 1980 में होता है। इसको रिप्लेस करता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, ठीक है। आगे हम देखते हैं जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 में आता है, मतलब 1989 में। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989, ठीक है, 1989 में। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कहते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहते हैं। 2005 में ये एक्ट आया था, लॉन्च ईयर्स का 2005 था। ये गारंटी करता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल राइट टू वर्क। वैसे अभी हम जितना इसमें देख रहे हैं, जैसे कि मनरेगा वगैरह के बारे में बहुत कम कम देख रहे हैं, तो आगे हमारे जो सिलेबस हैं एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के स्पेशली, तो इसमें कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसको कि स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, ठीक है। तो वो हम जब नेक्स्ट जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स करेंगे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स करेंगे, तो उनमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है ब्रीफ में जितना बताया जा रहा है बस उतने फोकस कीजिए, उतने याद करने का ट्राई कीजिए। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का बाटा है 2005 में, और ये लॉन्च ईयर्स का 2005 है, ठीक है। गारंटी करता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल राइट देता है टू वर्क, ठीक है, लीगल राइट टू वर्क। मनरेगा एक्ट जो है किसी को मतलब किस चीज़ पे एम्फेसाइज चलता है, लीगल राइट टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, क्रिएटेड 1979 में। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कब क्रिएट होता है, 1979 में। बिकेम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 1985। पहले देखिए, पहले ये था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, 1979 में ये क्रिएट हुआ था, लेकिन ये बाद में क्या बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये बन जाता है 1985 में, ठीक है, 1985 में। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से क्या बन गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। 79 से 85 तक आते आते, ओके। आगे बढ़ता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी बात करें तो इसमें अगर हम ये एक्चुअली जो मैंने जो जनरेट किया है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने किया हुआ, तो इसलिए ये बार बार एनसीईआरटी का मेंशन कर रहा होता है कि मैंने ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही उठाया है, ठीक है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर डोमिनेंस होता है इसमें। मोर देन 45 से 50%, 45 to 50% वर्क फोर्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लो शेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें, तो इसलिए इसमें क्या देखते हैं कि लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और अंडर
एम्प्लॉयमेंट इसमें ज़्यादा होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इसमें, और एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, वेरी कॉमन। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसे बोलते हैं, एक सीजन जब आता है तो काम मिल जाता है, सीजन जैसे धान की जब खेती शुरू होती है तो उसमें जो मजदूरी की जरूरत पड़ती है उस समय लोगों को काम मिल जाता है, पर उसके बाद नहीं मिलता, वो तो पता ही है। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये मेनली रूरल इकोनॉमी में ही देखने के लिए मिलता है, जैसे कि जिस खेत में काम 2 लोग कर सकते हैं उसमें परिवार के 5 लोग सम्मिलित होते हैं वो काम ही करने के लिए। तो इसमें कुछ खास जो है ना मतलब इसमें जो मेंबर चेंज हुए, मतलब ज़्यादा मेंबर लगे, इसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इन चीज़ों को हम किसमें देखते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन ऑफन इनएडिक्वेट होते हैं ये चीज़ें, तो इसे हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, लिमिटेड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी, पोल्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो है ना, ये मतलब इस बहुत लिमिटेड मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में रखते हैं, जो कि देखने में बहुत कम ही मतलब उधर मिलते हैं ये, तो इसलिए लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इसे। हाई पॉवर्टी होता है यहाँ पे, मतलब हिस्टोरिकली मोर देन अर्बन एरियाज रहा है हमेशा से ये पॉवर्टी इधर, तो इसलिए हाई पॉवर्टी में बोलते हैं इसको। डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, मतलब से मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन लोगों से जो पैसे लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल क्रेडिट्स है, ये डिपेंड होता है, ये मेनली डिपेंड करता है रूरल इकोनॉमी किस पे, इनफॉर्मल क्रेडिट्स पे। लेकिन आज के समय में ये बहुत कम हो चुका है, अब कमर्शियल बैंक्स की उसमें मतलब ज़्यादा योगदान रहते हैं। लो लिटरेसी लेवल्स की बात करते हैं, एजुकेशनल एसेस हिस्टोरिकली वीकर थे इसके, तो लो लिटरेसी लेवल्स भी इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन डेवलपमेंट, मतलब रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है ये हम देखने वाले हैं। ये सारे हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स यहाँ एडेड हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, जो कि इन्फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे भी मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को ये इन्फोर्स होता है, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है कब है, 1992 में होता है, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आता है, 1992 में, इन्फोर्स होता है 24 अप्रैल 1993 को। ये एडेड है पार्ट 9 के आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ठीक है। 243 से 243 ओ तक पार्ट 9 में ये एडेड हैं, ठीक है। और 11 शेड्यूल्स इसमें डाले गए हैं, 29 ये सॉरी 11 शेड्यूल्स में ये है, और 29 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, 1992 में, इन्फोर्स होता है 24 अप्रैल 1993 यानी कि 24 अप्रैल 1993 को। पार्ट 9 में इसे रखा गया अंडर शेड्यूल 11, और इसके जो आर्टिकल हैं 243 से 243 ओ तक हैं, ठीक है। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11th शेड्यूल के पार्ट 9 में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, 29 सब्जेक्ट, तो इसलिए पंचायती राज के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं, 29 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि तो पहले ग्राम पंचायत होता है जो कि विलेज लेवल पे होता है, और फिर ग्राम समिति होता है जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर जिला परिषद होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेन कंफ्यूज कीजिएगा ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति, क्योंकि जिला परिषद तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होएगा ही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को ही जिला बोलते हैं। तो याद रखिएगा पंचायत समिति जो होता है ये ब्लॉक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायत समिति कहाँ पे है, ब्लॉक लेवल पे होता है, और ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे, ठीक है। ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं की कमिटीज़ की बात करें तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो था 1957 में, इन्होंने ही रिकमेंड किया था 3 टियर ऑफ पंचायती राज। जो 3 टियर हमने देखे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही रिकमेंड किया गया था इन 1957, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही 1957 में यह रिकमेंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अशोक मेहता कमेटी आता है 1978 में, ये 2 टियर सिस्टम का बात करता था, और इसमें बोलता था स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो मतलब जिला परिषद जैसी चीज़ें जो है ना, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये बात करता था कि उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और पंचायत को 2 टियर रखेंगे, मतलब इस सिस्टम को 2 टियर रखेंगे। ये किसका था, अशोक मेहता कमेटी का था, ये 1978 में ये दिया था, लेकिन इससे पहले दिया जा चुका था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 1957 में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। और हम देखेंगे कि मतलब राजस्थान में एक नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पे 1950
2009 में एक्चुअली पहली बार पंचायती राज को जो है मतलब वहाँ पे ही लॉन्च किया गया था इसको, वहीं पे पहला पंचायती राज वहीं आया था। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट अगर रहा तो आगे दिख जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में फॉर्म होता है और यही रिकमेंड करता है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी 1978 में बनता है जो बात करता है 2 टियर सिस्टम, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करता है। ठीक है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 11 शेड्यूल के अंतर्गत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वैसे अगर हम बात करें पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायती राज की अगर बात करें तो ये हमें 243 का जी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वो सब बाद में देख लेंगे किस आर्टिकल में क्या दिखता है। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन 11th शेड्यूल अगर देखें तो एग्रीकल्चर में दिखता है माइनर इरीगेशन, रूरल हाउसिंग, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज के अंतर्गत आता है। ये सब किसको करना है? पंचायती राज को करना है। इन सब में वो योगदान अपना दे सकते हैं, मतलब इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसमें? एग्रीकल्चर में, माइनर इरीगेशन में, रूरल हाउसिंग में, रोड्स में, ड्रिंकिंग वाटर में, पॉवर्टी एलिवेशन में, और यहाँ सैनिटेशन नहीं लिख रखा है एक्चुअली, सैनिटेशन में भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है इसका। पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रोल इन डेवलपमेंट, जो है क्या रोल होता है पंचायती राज का डेवलपमेंट में? ये इंश्योर्स करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन बॉटम अप लेवल। तो याद रखिएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये हम जो इसमें मॉडल फॉलो करते हैं, ये कौन सा मॉडल है? बॉटम अप मॉडल है। ठीक है, बॉटम अप डेवलपमेंट मॉडल हम फॉलो करते हैं। कौन सा? बॉटम अप, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इसको बॉटम अप मॉडल बोलते हैं। तो ये इंश्योर करता है क्या? पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब लोग मिलेंगे तब पंचायती राज बनेगा, फिर उसके बाद पंचायत समिति बनता है, फिर हमारा जिला परिषद बनता है। इस लेवल पे मतलब हम देखते हैं चीज़ों को, तो ये बॉटम अप लेवल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बॉटम अप लेवल, मतलब फाउंडेशन से स्ट्रॉन्ग करते हुए ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो और क्या करता है? अलोकेट फंड्स फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटर्स स्कीम्स लाइक मनरेगा एक्ट, जो होता है मनरेगा जो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाला है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल कैक बोलते हैं इसे हम, यानी ग्रामीण वाला, इस पे भी इनके मतलब इसे मॉनिटर करता है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है NRLM, जो कि अब DAY NRLM हो चुका है, तो इन सब चीज़ों पे भी मॉनिटर करता है इन सबको कौन? पंचायती राज ही। इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी थ्रू ग्राम सभा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क होता है? ग्राम सभा उसे बोलते हैं जो भी लोग एलिजिबल हैं, जो कि मतलब वोटर लिस्ट में आते हैं, 18 ईयर प्लस हैं, वो मेंबर्स हो सकते हैं ग्राम सभा के। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, वो ग्राम पंचायत है, उसमें इलेक्टेड लोग होते हैं, ग्राम सभा में ये सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। ये हमारा इसी के अंतर्गत फिफ्थ मतलब पॉइंट था कि कोऑपरेटिव एंड देयर इंपॉर्टेंस समझना है। ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था 1903 में हुआ था, वो हमने देख रखे थे ऊपर। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्मल लॉ बनता है ये 1903 में। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब आता है? 1903 में। एंड 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आता है जो स्ट्रेंथन करता है द मूवमेंट को। ठीक है, ये जो मूवमेंट था मतलब फर्स्ट लॉ मतलब ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट का होता है 1903 में होता है थ्रू द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, जिसको कि स्ट्रेंथन करने के लिए बाद में 1912 में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स की। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं फॉर लोन्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होते हैं, एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स होते हैं, एग्जांपल इसके अमूल आते हैं, एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव्स होते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो कि हमें लोन देते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स, जो कि जैसे कि एग्जांपल इसका अमूल हम देख सकते हैं, ये डेयरी कोऑपरेटिव्स था और बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा था इसका, बार बार हमें जिक्र मिलता है देखने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव्स के अंतर्गत अमूल का। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव्स होते हैं एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस इन रूरल डेवलपमेंट। अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू NCERT प्रोवाइड क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट। अब ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं इसके मतलब क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने के लिए, प्रोवाइड करता है क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट, रिड्यूस करता है एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, हेल्प करता है फार्मर्स कलेक्टिवली मार्केट प्रोड्यूस के लिए बेटर प्राइस। ठीक है, मतलब एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, किसी एक मान लीजिए कोई कंपनी को कुछ हमारे खेतों में उगाए हुए चीज़ चाहिए, मान लीजिए मक्का चाहिए, ठीक है, तो हम अगर उसे इंडिविजुअली लेके जाके सेल करेंगे कोई लोकल मार्केट में, फिर वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, फिर वो उस कंपनी से डील करेगा। लेकिन अगर हम कुछ फार्मर्स मिल के कलेक्टिवली डील कर लें
किसी एक बड़ी कंपनी से, तो हमें बेटर प्राइस मिल जाएगा। तो यही बात करता है ये, इसमें हेल्प कौन करता है, कोऑपरेटिव्स ही हेल्प करता है हमें। तो हेल्प फार्मर्स कलेक्टिवली मार्केट प्रोड्यूस, ठीक है, तो इसमें बेटर प्राइस मिल जाती है। इंक्रीज बार्गेन पावर ऑफ स्मॉल फार्मर्स, वही जो अभी बताया, इन्हीं चीज़ों को दिखाता है ये कि जब कलेक्टिवली बात करते हैं हम तो बार्गेनिंग पावर हमारा इंक्रीज होता है इससे स्मॉल फार्मर्स का, ठीक है। प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्या करता है, प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस को एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ठीक है। और सपोर्ट करता है वेमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप विच ऑपरेट ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो ये जो एसएचजी की बात करते हैं ये किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे ही ऑपरेट करता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, एनसीडीसी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो ये 1963 में बनता है। इसका पर्पस होता है पर्पस प्लान एंड फाइनेंस कोऑपरेटिव प्रोग्राम, ठीक है, ये प्लान एंड फाइनेंस कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स, ये इन्हीं का था पर्पस, ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, एनसीडीसी कब बनता है, 1963 में। तो याद रखिएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी कोऑपरेशन, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, एनसीडीसी का सेटअप कौन कब होता है, 1963 में। अब की फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ। इंडिया हैज 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स, अप्रॉक्स 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स देखने के लिए मिलता है हमें, ये मतलब रफली आइडिया होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे मिल सकते हैं। 65% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स लिंक्ड विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, 65% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है लिंक्ड है विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अमूल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश्ड इन 1946। तो अमूल का ये इस्टेब्लिशमेंट याद रख लीजिएगा कि अमूल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1946 में। अमूल इज वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स इस्टेब्लिश्ड इन 1946 में ये अमूल इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो डेयरी कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल अमूल, ये बहुत सक्सेसफुल रहा था। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब MCQ 1 इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द एनसीईआरटी डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट को क्या इसमें दिखाता है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बस करेक्ट ऑप्शंस को ये करते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, 30 क्वेश्चंस भी करने हैं अभी। तो क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रेटजी एम्ड एट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, जो क्या करता है, जो स्ट्रेटजी करता है एम्ड एट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन रूरल एरियाज। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, कुछ मतलब ऐसे सुन के और कॉमन सेंस से एग्जाम में आप सॉल्व कर लेंगे, ये उतनी भी टफ चीज़ें नहीं होती। NCERT defines rural development as comprehensive strategy targeting productivity, employment and standard of living, ठीक है। It is wider than poverty reduction और it is not purely agricultural. Cooperatives are only वन पार्ट, ठीक है। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस थे उनके बारे में थोड़े हिंट दे दिए गए हैं यहाँ पे। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन। जो CDP है ये कब लॉन्च होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP जो कि कंसिडर किया था इंडियाज फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 1952, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 हमने अभी पढ़े थे कि CDP वाज launched on 2 October 1952 across 55 pilot blocks. It was India's फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्ड एट होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो CDP जो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1952 इन 55 पायलट ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स में ये लॉन्च हुए थे, 55 पायलट ब्लॉक में लॉन्च हुए थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो याद करना है इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा ही चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो CDP जो हम जिसे कंसिडर करते हैं इंडियाज फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको कब लॉन्च किया गया था, 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को 55 ब्लॉक्स में, ठीक है, 55 ब्लॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, विच कमिटी फर्स्ट रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ पंचायती राज। तो बलवंत राय मेहता समिति, हमने अभी देखा था 1957 में इन्होंने ही दिए थे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं, द बलवंत राय मेहता कमेटी 1957
proposed a 3-tier पंचायती राज सिस्टम बिगनिंग सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली ये किस चीज़ पे फोकस करता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो मतलब सेंटर से पावर किधर जा रहा है, मतलब एक्चुअली बॉटम अप लेवल था, तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन पे बात करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को इसमें पावर मिलती है, इसलिए बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में क्या किए थे, फर्स्ट रिकमेंडेड किए थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द अशोक मेहता कमेटी जो कि 1978 में बना था, रिकमेंडेड विच मेजर रिफॉर्म। तो ये 2-tier सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो बी नंबर ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। तो हम अभी देखे थे कि 2-tier सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करता है कौन, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अशोक मेहता एम्फेसाइज्ड डिस्ट्रिक्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग यूनिट एंड रिकमेंडेड अ 2-tier स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट ग्राम सभा। ग्राम सभा को कौन मैंडेट करता है? एक्चुअली हम बताएं कोई लीगल मतलब ये बनाता है इसको, ये भी बोल सकते हैं इसमें। तो ये 243 का ए कहता है, मतलब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं, 243 ए से लेकर 243 टू 243 ओ तक। 243 में एक्चुअली डेफिनेशन दिया गया है पंचायती राज वगैरह के, क्या डेफिनेशन होगा ये सब चीज़ों का। और 243 ए में ग्राम सभा का जो है ना उसको लीगल बनाता है, ग्राम सभा की बात की गई है 243 ए में। इसी तरह से हम बहुत सारे देखते हैं, जैसे कि ई हो गया, इसका इंपॉर्टेंट होता है, के होता है, एफ होता है, एन आई होता है फाइनेंस कमीशन वगैरह के लिए, वो सब देख लेंगे, अगर मतलब लगा इतना इंपॉर्टेंट तो कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखें, 243 ए डिफाइन द ग्राम सभा एंड गिव्स इट एडवाइजरी डिसीजन मेकिंग पावर एट विलेज लेवल। ठीक है, ग्राम सभा को देता है पावर कौन, 243 ए। तो जो इसमें आ रहा है उसको एटलीस्ट अच्छे से याद करते चलिए, ताकि एग्जाम में एक आधे दो आप ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन करके बना लेंगे। तो ग्राम सभा वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा किसमें लिखा हुआ है, 243 ए में। ठीक है, ये क्या करता है, डिफाइन करता है ग्राम सभा एंड गिव इट एडवाइजरी डिसीजन एंड एडवाइजरी ऑब्लिक डिसीजन मेकिंग पावर एट विलेज लेवल। किस पे, विलेज लेवल पे देता है एडवाइजरी एंड डिसीजन मेकिंग पावर किसको, ग्राम सभा को। 243 ये ए जो है ये बात कहता है। ठीक है, MCQ 6 बात करते हैं, द 11th शेड्यूल कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिवॉल्व टू पंचायत। ठीक है, कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं 11th शेड्यूल में, हमने अभी देखे थे कि 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। हमने क्या देखा था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, जो कि इन्फोर्स होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसको पार्ट 9 में अंडर शेड्यूल 11 में रखा गया है, 29 सब्जेक्ट्स यहाँ दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इकोनॉमी एज पर एनसीईआरटी। कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ये कुछ के ऑप्शन में पढ़ने चाहिए, क्योंकि बाकी रूरल इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि सच में ये एग्रीकल्चर पे हाई डिपेंडेंस होते हैं। हाई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हमने देखा था कि सच में है ये बात कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बहुत होता है। हाई लेवल ऑफ कैपिटल फार्मिंग, हमने देखा था कि हाई लेवल ऑफ कैपिटल फार्मिंग नहीं हो पाती है यहाँ पे, क्योंकि जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्शन जो होता है वो कुछ बढ़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है हमें कि लो लेवल होता है ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें रॉन्ग है। बाकी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है, रोड कनेक्टिविटी की तो मतलब हालत खराब होते ही है गाँव में। तो हम क्या देखते हैं, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ये सही है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी ठीक है। बाकी जो नहीं है रूरल इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक वो है हाई लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मिंग, क्योंकि वहाँ पे लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो एक्चुअली उसमें एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES इन ऑफ 1953 वाज लॉन्च टू प्रोवाइड वर्क फोर्स एंड सपोर्ट टू CDP। हमने तभी देखा था ना, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया था, जिसमें क्या करता है, प्रोवाइड वर्क फोर्स मतलब ट्रेंड लेबर, ट्रेंड जो है ना स्टाफ देने का बात किया गया था CDP को, ताकि वो स्ट्रेंथन हो पाए उसका। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि NES जो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये 1953 में आया था। इसका क्या मतलब एम था? इसका एम था कि प्रोवाइड करना वर्क फोर्स एंड सपोर्ट टू CDP। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था इनको क्या करना कि सपोर्ट देना एंड वर्क फोर्स देना, यही था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES 1950 का 3 का जो था उसको उसका एम। ठीक है, NES सप्लीमेंटेड CDP बाय प्रोवाइडिंग मेन पावर एंड विलेज लेवल स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम क्या था, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड एसेट टू रूरल पुअर, ये हमने देखा था। और देखिए इसमें ऑप्शन एक बार देख लीजिए कि इस तरह से एग्जाम में कंफ्यूजन टाइप का ऑप्शन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक बार इसका ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन
इलेक्ट्रीफाइंग रूरल हाउस होल्ड्स एंड एक्सपेंडिंग इरीगेशन, ए सी और डी ये था। लेकिन देखिए बी में क्या कहता है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड एसेट टू रूरल पुअर, ठीक है। तो ये इसका एम था IRDP का, ठीक है। ये IRDP आता कब है, 1978 में आता है, और नेशन वाइड ये कब लॉन्च होता है, 1980 में लॉन्च होता है, ठीक है। तो 1978 1980 समझ गए ये। और इसका प्रोवाइड क्या होता है, क्रेडिट एसेट एंड क्रेडिट देना टू द रूरल पुअर, ठीक है। तो IRDP याद रखिएगा कि 1978 में लॉन्च होता है, और ये 1980 में नेशन वाइड लॉन्च होता है। और इसका एम होता है टू प्रोवाइड एसेट एंड क्रेडिट सपोर्ट टू लिफ्ट फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जो बहुत गरीब फैमिली है उसको एसेट एंड क्रेडिट सपोर्ट देना IRDP का इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम था, ठीक है। 1978 में आता है, 1980 में ये नेशन वाइड लॉन्च होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है MCQ 10, बोलता है विच रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिकम द लीगल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर अडल्ट्स, विच रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिकम द लीगल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर अडल्ट्स, कौन सा था, नारेगा, ठीक है। जब मनरेगा कर दिया गया बाद में, तो नारेगा था 2005 में, ये बाद में लेटर रिनेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें MCQ 11, तो कोऑपरेटिव्स इन इंडिया फॉर्मली बिगन विद विच एक्ट, किस एक्ट के तहत जो है ये फॉर्मली बिगन हुआ था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आता है, मार्क द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की बात करें तो 1903 में हम जानते हैं शुरुआत होती है इनकी, तो लेकिन कहीं कहीं 1904 मतलब ये एक्चुअली 1904 कहीं कहीं वाली बात नहीं, एक्चुअली 1903 में इसका बिगनिंग होता है। पर फॉर्मल बिगनिंग की बात करें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 में आता है, उसके थ्रू ये फॉर्मली बिगन होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स इन इंडिया फॉर्मली बिगिन विद विच एक्ट, तो हम देखते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 का होता है, उसी के तहत ये अब फॉर्मली बिगन होता है, किसके तहत, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1903, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आता है, 1903 में, जिससे बिगनिंग होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का। लेकिन फॉर्मली बिगन का बताइए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर, ये कन्फ्यूजन तो नहीं लगा इसमें ना, क्योंकि देखिए शुरुआत हमने पहले पढ़ रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आता है 1903 में, उसके तहत बिगिनिंग होता है ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मली बिगिनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स की बात करें इन इंडिया, तो ये होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904, उसी के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए इंडिया में एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो NCDC को बोलते हैं कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए। जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन वही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC जो है 1963 में बनता है। ये प्रोवाइड करता है प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर कोऑपरेटिव्स, तो इसी को हम एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है, NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963। NCDC कब बनता है, 1963 में। इसका फुल फॉर्म नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल एंड प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर कोऑपरेटिव्स यही देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए मैं बार बार इसे इसलिए रिपीट करता हूँ कि याद भी हो जाए, और क्योंकि इसे बार बार पढ़ने का तो वक्त है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो हम क्या देखें अभी फिर से एक बार देखते हैं, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया किसे बोला जाता है, NCDC को। इसका फॉर्मेशन 1963 में होता है, और इसका एम होता है, ये प्रोवाइड करती है प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पंचायत अंडर द 11th शेड्यूल, इसका क्या फंक्शन नहीं है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑब्वियसली है, माइनर इरिगेशन ऑब्वियसली है, नेशनल सिक्योरिटी क्यों होगा इसका, ये तो सेंटर का होता है ना नेशनल सिक्योरिटी, और सोशल फॉरेस्ट्री ये होता है इनका काम। तो मतलब देखिए C नंबर नेशनल सिक्योरिटी इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसे हम दूसरे ऑप्शन देके रखेंगे, वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इकोनॉमी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था कि जो काम 2 लोग से हो सकते हैं उसको 4 लोग कर रहे हैं, मतलब वहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है, पीपल आर विलिंग बट अनेबल टू वर्क,
मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, बस यही बात है। और कहता है वर्कर माइग्रेटिंग सीजनली, ये तो सीजनल इसमें आ सकता है। नो वर्क अवेलेबल इन लीन सीजन, ये भी उसी में आएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में, तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है इसका ऑप्शन, आंसर बी है, मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। नेक्स्ट नंबर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एक्स्ट्रा वर्कर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू आउटपुट, ठीक है। मतलब वही कि जो जितने लोग इसमें मिल रहे हैं उसके तुलना में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू प्रोड्यूस, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा इतने लोगों के जुड़ने के बावजूद भी, ठीक है। तो यही है बात। नेक्स्ट बात है वो कुछ ज़्यादा चला गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, उस जो इकोनॉमिक्स वाले वो समझ गए होंगे, पर इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आप इतने समझिए कि जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके तुलना में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई फायदा या चेंज नहीं आ रहा, तो वही दिखाता है हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन, कब, कहाँ, एक्चुअली कहाँ ये हुआ था फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज, तो हमने तभी बात करे थे एक बार कि 1959 में, एक्चुअली 2 अक्टूबर 1959 में ही नागौर राजस्थान में ये पहली बार लागू हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा कि द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इंडिया इन नागौर राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें MCQ 16, तो विच NCERT टर्म डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर रूरल हाउस होल्ड डिपेंड हेविली ऑन इनफॉर्मल लैंडर्स, मतलब कि इसमें ये दिखाता है कि इनफॉर्मल लैंडर्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है रूरल हाउस होल्ड। देखते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल क्रेडिट डोमिनेंस, इंस्टीट्यूशनल बैकवर्डनेस एंड फाइनेंशियल डुअलिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनफॉर्मल क्रेडिट डोमिनेंस, हम इसको जो मनी लेंडर्स होते हैं इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, इसको हम इनफॉर्मल क्रेडिट डोमिनेंस में ही पढ़ते हैं, और हमने नोट्स में देखे थे जब हम पढ़ रहे थे थ्योरी, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट डोमिनेंस दिखाता है कि रूरल हाउस होल्ड जो होते हैं ये हैविली डिपेंड करते हैं ऑन इनफॉर्मल लेंडर्स, ठीक है। NCERT हाईलाइट्स इनफॉर्मल क्रेडिट डिपेंडेंस एज अ कोर रूरल इकोनॉमिक वीकनेस, ठीक है। इनफॉर्मल क्रेडिट डिपेंडेंस जो था, इसको क्या दिखाता है, कोर रूरल इकोनॉमी का वीकनेस दिखाता है, ठीक है। कोर वीकनेस ऑफ रूरल इकोनॉमी ये है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं अब कि, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है कि कमर्शियल जो बैंक्स हैं इनके अभी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच प्रोग्राम डायरेक्टली एम्ड एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू SSG, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है थ्रू SSG। तो हम SGSY की जो बात करते हैं 1999 वाला का, यही बात करता है, प्रमोट करता है SSG फॉर इनकम जनरेशन। तो यही बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू SSG पे कौन सा बात करता है, SGSY, मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 का है। याद रखिएगा कौन सा ईयर का है ये, 1999 का है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, 1999 का है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर इनकम जनरेशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें मेन है इसका ईयर याद रखना है, कब, तो 1999 में, ठीक है। और ये क्या एम करता है, इसका एम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एम था, 1999 में ये योजना आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ 18, बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटम अप प्लानिंग वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू, किसके थ्रू, जो है बॉटम अप प्लानिंग। तो इसमें देखिए, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं, 5 ईयर प्लान नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं। तो 73rd अमेंडमेंट की बात हम जानते हैं कि कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है इसमें, बॉटम अप लेवल, ठीक है, बॉटम अप मॉडल को फॉलो करते हैं। तो बॉटम अप प्लानिंग वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो द 73rd अमेंडमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रास रूट प्लानिंग विया ग्राम सभा एंड पंचायत, ठीक है। तो ग्रास रूट प्लानिंग जो फाउंडेशन लेवल पे काम करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप लेवल बोलते हैं। तो ये कौन फॉलो करता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, विच फैक्टर मोस्ट डिफ्रेंशिएट्स रूरल फ्रॉम अर्बन इकोनॉमी। तो रूरल और अर्बन इकोनॉमी को डिफ्रेंशिएट करता है, हाई पर कैपिटा इनकम, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, हाई लिटरेसी एंड ग्रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बताइए क्या मोस्ट ये दिखाता है, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर में क्या देखने के लिए मिलता है, रूरल इकोनॉमी में। तो ये लेकिन क्या बोलते हैं, अर्बन इकोनॉमी में रूरल ऑफ ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सर्विस सेक्टर का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक, डोमिनेंस। तो यहाँ पे हम बस ये देखेंगे कि डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर जो है यही डिफ्रेंशिएट करता है, मोस्ट मेन फैक्टर जो डिफ्रेंशिएशन का है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एक्सेप्ट बाय लॉ। तो ये
243 ई का बात करें तो यही दिखाता है 243 में ई 243 का ई में टर्म दिखाया गया है कि 5 ईयर का होएगा, ठीक है। तो 243 ई बात करता है किसका कि एक डिसोल्यूशन नहीं हो सकता पंचायत का बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एक्सेप्ट बाय लॉ, ठीक है। कभी कभी 6 मंथ्स में मतलब कभी कभी ऐसे मतलब कुछ वजह से ये हो जाता है तो फिर 6 मंथ्स में इलेक्शन करवा सकते हैं। ये सब बातें भी 243 ई में ही लिखा हुआ है, ठीक है। 5 ईयर टेन्योर गारंटी कहाँ पे मिलता है, 5 ईयर का टेन्योर गारंटी कहाँ मिलता है, 243 ई में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है विच रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव वाज एसोसिएटेड विद ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। बोलता है कि कौन सा डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो एसोसिएटेड है विद ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीडीपी क्रिएटेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज एट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था इन्होंने क्या किया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज को बनाया एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो होते हैं उनको बनाया ब्लॉक लेवल पे बात की गई किसके द्वारा, सीडीपी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये क्या देखता है हमें, किसी क्रिएटेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो याद रखिएगा कि सीडीपी जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किसे बनाया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज को, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किसे बनाया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द इन एनसीईआरटी एनालिसिस लो रूरल प्रोडक्टिविटी इज प्राइमरीली लिंक्ड टू, किस ये है लिंक्ड, ठीक है। तो ये ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं, इसका मतलब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हो सकता है, हाई फार्म मशीनाइजेशन, इससे क्यों ही ऐसा होगा कि मतलब लो प्रोडक्टिव क्यों होगा इससे, एक्सेसिव मार्केट एक्सेस, ऐसा थोड़ी होता है, अगर एक्सेसिव मार्केट एक्सेस रहेगा तो मतलब हाई मतलब प्रोडक्टिविटी से तो इसका नहीं है पर इनकम उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो है मतलब छोटे छोटे टुकड़े में जो ज़मीन है लोगों के पास, इसके वजह से लो रूरल प्रोडक्टिविटी जरूर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो लो रूरल प्रोडक्टिविटी इज प्राइमरी लिंक टू फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। ये मतलब इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड बाय वॉल्यूम की बात करें कौन सा है, वो अमूल, तब से हम ये बात करते आ रहे हैं अमूल अमूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 24। विच फीचर ऑफ द रूरल इकोनॉमी एक्सप्लेन नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन। तो नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है, स्कार्सिटी ऑफ स्किल लेबर, हाई इंडस्ट्रियल प्रेशर सॉरी प्रेजेंस, ओवर डेवलप्ड सर्विस सेक्टर, हाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कुछ भी नहीं है, लो नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन को क्या दिखाता है, स्कार्सिटी ऑफ स्किल लेबर, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑप्शन वाला गेम है, तो इसमें बाकी ऑप्शंस तो देख सकते हैं आप, सूट ही नहीं कर रहा, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कुछ भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आंसर कौन सा हो सकता है। तो स्कार्सिटी ऑफ स्किल लेबर जो है ये दिखाता है लो नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन को, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच रूरल प्रोग्राम फर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, कौन सा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये दिखाता है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के फर्स्ट अटेम्प्ट दिखाता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कौन सा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या दिखाता है हमें, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का मॉडल दिखाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये थोड़ा बहुत ऐसे वैसे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ग्राम सभा इज एम्पावर्ड टू अप्रूव विलेज लेवल प्लान्स अंडर विच आर्टिकल। तो इसमें हम देखते हैं 243 का जी जो है उसके तहत ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है विलेज लेवल प्रोग्राम्स को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। 243 जी में तो विलेज लेवल प्लान्स को अप्रूव करने का पावर ग्राम सभा को कैसे दिया गया है, 243 जी के तहत दिया गया है, ठीक है। कि ये विलेज लेवल जो प्लान्स होते हैं उसको अप्रूव कर सकते हैं, ग्राम सभा इज एम्पावर्ड टू अप्रूव विलेज लेवल प्रोग्राम्स अंडर विच आर्टिकल, तो 243 का जी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज अ लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स नोटेड इन एनसीईआरटी। कोऑपरेटिव्स का लिमिटेशंस क्या है, तो एक्सेसिव ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ रूरल पार्टिसिपेशन, हाई प्रॉफिट मोटिव्स। तो ये समझ सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ये होता है लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव में हम क्या रखते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात कहाँ होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, TRY SEM वाज एम्ड एट, ये ट्राइसम जो है किस पे एम्ड है, इसका एम है स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल यूथ। ट्राइसम TRY SEM का एम क्या है, स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल यूथ्स, ठीक है। रूरल यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात कहाँ गए, ट्राइसम TRY SEM वाज एम्ड एट स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल यूथ्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, which one of the following most accurately describe poverty
कंसंट्रेशन इन रूरल इंडिया, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स पॉवर्टी कंसंट्रेशन इन रूरल इंडिया। तो ये मेनली इन ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स जो होते हैं वहाँ पे हमें पॉवर्टी का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेनली इन ट्राइबल एंड एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड। एक्चुअली आप देखिए इसमें भी देखिए ऑप्शन वाली गेम होती है सब, मोस्टली अमंग लार्ज लैंड ऑनर्स, क्यों नहीं होगा यहाँ पे पॉवर्टी, अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं देखने को मिला उतना ज़्यादा, इन कोऑपरेटिव मेंबर्स ओनली। तो ऐसे एक्सट्रीम वाले ऑप्शंस तो आंसर होते नहीं है जहाँ पे ओनली ये सब लगा हो, ये सब ऑप्शन बहुत मुश्किल, मतलब इन्हें थोड़े फोकस देखना होता है कि ये सच में है क्या। अगर ओनली लगा हुआ है ये मैक्सिमम जो 75% केस में रॉन्ग ही होते हैं। तो यहाँ पे भी पता है कोऑपरेटिव मेंबर्स ओनली क्यों होगा, बाकी जो ट्राइबल लोग हैं एग्रीकल्चर लेबर्स इसके पास भी तो पॉवर्टी देखने को मिल सकते हैं। इवन मोस्ट जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है यही मेनली इन ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड जो होते हैं यहाँ पे ही पॉवर्टी का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो इन चैप्टर से इस चैप्टर में जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनमें से आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसे शांत माइंड करके पढ़ेंगे और उसके ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, आंसर लगा देंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिव्यू पंचायत फाइनेंसेस, पंचायत फाइनेंसेस को कौन देखता है, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है यही देखता है पंचायत को फाइनेंस को, ये याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 243 का जो आई हमारा है आर्टिकल वो इसी बात की बात करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू एंड रिकमेंड फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन टू पंचायत, ठीक है। तो हमने क्या देखे कि 243 आई मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, रिव्यू करता है एंड रिकमेंड करता है फाइनेंस डेवोल्यूशन टू पंचायत। ये कहाँ लिखा हुआ है 243 आई में, इसे रट्टा मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आएगा कि नहीं ये तो कोई कहने की वैसी बात है नहीं, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये क्या जैसे कि इलेक्शन की बातें होती हैं तो इसका पंचायत राज का इलेक्शन कौन करवाता है, तो वो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वही पंचायत का इलेक्शन करवाता है, और स्टेट्स में जो इलेक्शन होते हैं सीएम वगैरह का वो कौन करवाता है, वो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो करवाता है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखने की होती है। तो पंचायत के इलेक्शन कौन करवाते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिव्यू पंचायत फाइनेंसेस, इसके रिव्यू कौन देते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है, ठीक है। डन। तो बस हमारा यही था, 30 क्वेश्चन हमने इसके किए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक भी हम करेंगे, उसमें हम जो हमारे हैं दो सेकेंड नंबर जो हमारा सिलेबस में दे रखा है वो है स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।